तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेट का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, मैग्नेटिक डाइपोल हमने पढ़ लिया। बार मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, बार मैग्नेटिक कैसे बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि whenever there is a current flows through a conductor, एक्चुअली क्या था उसमें, इस डेफिनेशन को लिखने से पहले देखिए कि ऐसे कोई कंडक्टर हमारे पास, ठीक है, जिसमें कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहां पे एक चार्ज रखा हुआ, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्यू चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये रेस्ट में है, ये रखा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सडनली इसको थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड किया गया, मीन्स इसको एक वेलोसिटी दी गई इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी v मान लो, ठीक है। जैसे इसको वेलोसिटी दी गई, ये वाला सीधा जाने की बजाय, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगता तो ये एकदम स्ट्रेट मूव करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एक्चुअल में ऐसे चला गया, इस तरफ मूव कर गया। और अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, फिर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर फाइंड आउट किया गया कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा है, ये कौन सा फोर्स लगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लगा है इस पे। क्या लगा है, मैग्नेटिक फोर्स। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ से आया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके सराउंडिंग में इसने क्या सेटअप किया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड। मींस जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट। ठीक है, whenever there is a current, there is a current passes, or we can say that flowing through a conductor, through a conductor, then there is a magnetic field, then there is a magnetic field induced or set up around the conductor, around the conductor, okay। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट। दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो यही फिनोमिना हमें आगे स्टडी करनी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में किसकी वजह से कितना फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर कैसा है, किस शेप का है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास देखिए, आपने पहले पढ़ा वो अभी होगा कि एक ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी होता है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके नीचे हमने मैग्नेटिक निडल रख दी ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है नॉर्थ पोल का, जो इसके नीचे ऐसे रखा हुआ है, ये कंडक्टर ऊपर है, ये मैग्नेटिक निडल है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे इस कंडक्टर में, ये जो मेरी फिंगर है इसमें, ये इसको कंडक्टर मानिए जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा इसमें इधर डिफ्लेक्शन आ जाता है इस साइड,
ठीक है। तो ये भी प्रूव करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या, जैसे करंट नहीं है इसमें तो ये एज इट इज के नीचे रहेगा, जैसे करंट फ्लो होता है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। या फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, इधर करंट फ्लो कर रहा है मान लो, ठीक है, और ये मैग्नेटिक निडल ऐसे ही रखी हुई है अभी भी, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ये भी यही प्रूव करता है कि जब करंट पास होगा इसके कंडक्टर में से, तो इसके सराउंडिंग में क्या सेटअप हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल क्या करती है, ऐसे मूव करती है, ठीक है। और इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन किससे बताई गई है, ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्शन या फिर ये वाला, ये है एम्पियर्स स्विमिंग रूल से, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ deflection of magnetic needle is given by Ampere's swimming rule, given by Ampere's swimming rule, okay। या फिर एक और भी होता है, और स्नो रूल, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको SNOW, स्नो रूल, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि लेट अस अज्यूम ए स्विमर इज स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन सच ए वे दैट, और ये पोजीशन यही रहेगी, कंडक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक निडल नीचे है। फिर अज्यूम करिए कि एक स्विमर है वो अलोंग द कंडक्टर स्विम कर रहा है, ठीक है। देन इफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन सच ए वे दैट करंट पास एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड। मान लीजिए हमारे पास ये ही स्विमर है, ठीक है, ओके, ये स्विमर है हमारे पास जो ऐसे क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है। तो करंट इसमें किस तरह फ्लो कर रहा है, इसके फुट से एंटर कर रहा है और हेड से लीव कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में है तो जो डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ पोल का वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग इन सच ए वे दैट एंटर्स फ्रॉम हिज हेड, देखिए स्विमर अभी भी वही है, स्विमर अपना वही है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि उसके हेड से एंटर करके फुट से लीव कर रहा है। देन द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द स्विमर, ओके। तो आप इसको स्टेटमेंट को कहीं से भी आराम से लिख सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, स्नो रूल भी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, ओके। देखिए ये बोलता है कि हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्शन होती है हमारे पास, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। कोई कंडक्टर यहाँ पे है ऐसे, उसमें करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, ओके। और एक निडल रखी हुई है, जो कहाँ रखी है, मैग्नेटिक निडल नीचे रखी हुई है, कंडक्टर के नीचे रखी हुई है मैग्नेटिक निडल ऐसे, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट साइड, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। ओवर का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। मतलब ओवर मतलब जो कंडक्टर है ना, हाँ कंडक्टर है वो मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, क्लियर। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। इसमें जो हम सबसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात क्लियर हो गई कि करंट करेंट कंडक्टर अगर होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस
मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो लॉ या जो रूल या जो फॉर्मूला दिया वो किसने दिया? दो साइंटिस्ट जिनका नाम है बायर्ट एंड स्वेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपना पहला टॉपिक बायर्ट स्वेट्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि एक बहुत ही स्मॉल कंडक्टर, इनफाइनाइटली स्मॉल कंडक्टर, और उसमें से अगर करंट पास होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई रैंडमली ऐसे कोई कंडक्टर ले लिया हमने जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, अभी तो मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है यहां से, ये डीएल लेंथ है। ठीक है, ये डीएल क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ओके, तो इनफाइनाइटली स्मॉल अगर कोई करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, करंट एलिमेंट का मतलब होता है आईडीएल। ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास एक छोटा सा कंडक्टर है और जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो हमारे पास ये कंडक्टर था, इसमें हमने बहुत ही स्मॉल लेंथ का कंडक्टर जिसकी लेंथ डीएल है, जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल कंसीडर किया जाता है, वो हमने कंसीडर किया। ओके, इस पूरे कंडक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, इस डीएल की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पे है, आर वेक्टर लिखिए या फिर आर कैप। आर कैप इज व्हाट, आर तो इसका मैग्नीट्यूड है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, along this r from dl to p। इस p पॉइंट पे बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड db क्या होगा, ये किसने बताया हमें, बायर्ट स्वेट ने। ये जो dl है और ये जो r है, इसके बीच एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये dl एक बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसको स्ट्रेट कंसीडर करेंगे और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द करंट। dl डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन अलोंग द करंट। जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही हम किसकी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, डीएल की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बन गया। आप देखिए डीएल कहाँ है, डीएल हमारे पास किधर है, ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये भी इसका टेल और ये भी इसका टेल, टेल और टेल के बीच हमारे पास क्या बन गया, डीएल और आर के बीच एंगल बन गया थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, दोनों पे वेक्टर लगाइए। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही स्मॉल कंडक्टर है डीएल जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और एक पोजीशन पी है जो डीएल से आर डिस्टेंस पे है, वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो आर है ये डीएल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। सिचुएशन क्लियर। तब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्या फॉर्मूला दिया बायर्ट स्वेट लॉ ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज, देखिए डीबी, डीबी का मतलब यहां पे क्या है, स्मॉल कंडक्टर है तो स्मॉल फील्ड की बात हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing, directly proportional to the current flowing and directly proportional to the, या फिर ये कह सकते हैं हम directly proportional to the current element IDL। ठीक है, and directly proportional to the sin of theta divide by distance का स्क्वायर। dB है वो इस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस डायरेक्टली टू आइडियल साइन थीटा एंड इनवर्सली टू आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या है, बायर्ट स्वेट ने हमें ये वाला रिलेशन दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से वो ये होगा। ओके, यहाँ पे अब हमें क्या लगाना है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई
आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। एक बार फिर से डिस्कस कर ले चाहे इसको हम। देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और वी कैन से दैट वैक्यूम। ठीक है, तो हमारे पास ये जो dl है और ये जो p है, इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो हम म्यू नॉट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इस फॉर्मूले से यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, एक हमारे पास इसमें होता है म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। आपको बहुत ही अच्छे से पता है ये चीज, हम पहले पढ़ चुके इसको। ठीक है, और ये उससे भी रिलेट करती है किससे, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी होता था, तो ये क्या है, म्यू आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम बीच में आ जाए ना, तो फिर हम म्यू नोट की जगह क्या यूज करेंगे, म्यू यूज करेंगे। म्यू इज व्हाट, म्यू क्या है भाई, म्यू है एब्सोल्यूट पर, देखिए ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ठीक है, और म्यू किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी, और ये रिलेटिव है। तो यहां से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया है ना, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये एसआई सिस्टम में होता है। किसमें, एसआई सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, 1 लेंगे। इन सीजीएस सिस्टम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज टेकन एज 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज टेकन एज 1। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम हो तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या यूज करते हैं हम, 1 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बायोट-सावर्त लॉ। देखिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल, उसकी वजह से स्मॉल फील्ड, और वो हमने यहाँ पे बायोट-सावर्त लॉ ने हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया है क्या, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, इसकी वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म देखिए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए आर। ठीक, ओके। तो यहां से देखिए अब हम इसको ओपन करें वापिस से, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। तो देखिए डीएल का आई तो अपनी जगह है, डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल,
आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साथ में साइन थीटा, तो वापिस आ जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो आर कैप है उसको हम आर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। तो हमारे पास ये जो आर कैप है उसकी जगह ये वाली वैल्यूज रख सकते हैं। तो हमारे पास डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड आर स्क्वायर तक ऑलरेडी यहाँ पे है, साथ में एक आर और आ जाए, आर कैप की जगह रखना है ना हमने, आर वेक्टर बाई आर, तो हमारे पास ये आ जाएगा आर क्यूब। तो ये फॉर्म भी इसकी होती है एक, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन, भाई वेक्टर फॉर्म तो लिख दी हमने, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पे भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए। हालांकि आपको देख के पता चल रहा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट है इस साइड, तो हमें रिजल्ट में वेक्टर ही मिलेगा और उसकी डायरेक्शन हमें पता है। डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में डीएल और आर लाई कर रहे हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ बी इज perpendicular to the plane containing dl and r। r वेक्टर कहिए, r कैप कहिए, एक ही बात है, हमें तो डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे containing dl and r comma either it is inward और आउटवर्ड। देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो B होगा ना, B कह दीजिए या DB कह दीजिए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में DL और R लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल DL और R कहाँ लाई कर रहे हैं, इस बोर्ड प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, या तो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है या बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। वो कैसे पता चलेगा हमें, तो इधर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड परपेंडिकुलर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो अच्छा लगे आप यूज करिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है भाई, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हमारे पास डीएल क्रॉस आर है, मतलब डीएल पहले आ रहा है ना, तो स्ट्रेच आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग डीएल सच दैट दे कैन बेंड टुवर्ड्स द आर। तो डीएल आर इसका मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, लिखवाने की जरूरत नहीं होगी शायद इसको, राइट हैंड थंब रूल को या राइट हैंड। और स्क्रू रूल क्या कहता है, देखिए डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ घूमना है हमने ऐसे, और जब ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो फिर फील्ड कहाँ जा रहा है, जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कहाँ जाता है वो, अंदर की तरफ। जैसे हमें उसको बंद करना, टाइट करना हो तो स्क्रू को, तो स्क्रू ड्राइवर लगा के क्या करते हैं, उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, और अगर उसको ओपन करना है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इस पॉइंट, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर होगा किस प्लेन के, जिस प्लेन में डीएल और आर लाई कर रहे हैं। अब डीएल और आर किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस बोर्ड प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ये तो। लेकिन वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड, गिवन बाय द राइट हैंड रूल, थंब रूल, और वी कैन से दैट राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल हमारा सिंपल क्या कहता है, स्ट्रेच आवर फिंगर्स अलोंग डीएल। अगर ये मान लो आर क्रॉस डीएल होता है ना इसमें, तो हम पहले आर की तरफ जाते फिर ऐसे, समझ गए ना। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल क्रॉस आर। अगर मैंने ऐसे कर दिया इसको तो उधर बेंड हो ही नहीं सकती, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा ताकि आर की तरफ बेंड हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे दूसरा ले लेता हूँ एक और, कि ये वाला कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और ये डीएल है। अब की बार पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक है, और आर हमारा ये हो गया। ओके,
और एंगल थीटा यहाँ बन गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पहली बात तो आर और डीएल बोर्ड प्लेन में, ये आर और ये डीएल बोर्ड प्लेन में है दोनों, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, अब हमें पता करना है कि किस साइड होगा, तो डीएल क्रॉस आर क्या कहता है हमारा, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर, देखिए उसमें हमें ऐसे करना पड़ा ताकि इस तरफ बैंड हो जाए आर की तरफ, इसमें हमें ऐसे किया ताकि आर की तरफ बैंड, तो आउटवर्ड, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए सिंबल होता है डॉट, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस, ठीक है, और इसमें आएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए यूज करते हैं डॉट। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड है कि अगर हमने डॉट यूज किया तो इसका मतलब होगा आउटवर्ड, हम करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो हम जो बायट्स-वेट लॉ है उससे देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल कंडक्टर अगर हो तो उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं वो मीडियम वाली टर्म में, कि इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन डीएल एंड पी, इफ देयर इज एन मीडियम बिटवीन डीएल एंड पी, मतलब एक तरह से करंट एलिमेंट या यूं कह दो कंडक्टर और पी के बीच में अगर कोई मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, तो उस केस में dB आ जाएगा म्यू बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर कर सकते हैं, ये हमने बताया अभी पीछे। ठीक है, और एक रूल यहाँ पे और भी लग सकता है जिसको हम, ये जो डायरेक्शन ऑफ बी है ना इसके लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको, एक राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी, और वी कैन से दैट डीबी इज आल्सो गिवन बाय right hand palm rule। in case of a conductor, in case of a current carrying conductor। ओके, पाम रूल क्या होता है, वो कहता है कि स्ट्रेच आवर फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देखिए P हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट थंब इंडिकेट्स और थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्मल टू द पाम। देखिए पाम का नॉर्मल ये वाला, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस केस में आके देखेंगे तो देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है ना, करंट ऊपर की तरफ, तो आउटवर्ड। क्लियर, तो हम इसमें लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल स्ट्रेच आवर फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन सच ए वे दैट द करंट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्मल टू द पाम गिव्स द, देखिए पाम यहाँ है, ये वाली साइड नहीं, ये है तो ओपन सरफेस, लेकिन हमने पाम की बात की है। अगर भाई ये ओपन सरफेस होता तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हमने पाम पे लेना ये, तो नॉर्मल इसलिए बोले, इसीलिए इस पे एरिया वेक्टर ना बोले क्या बोले क्या, नॉर्मल टू द पाम। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल स्ट्रेच आवर फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्मल टू द पाम, नॉर्मल टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इनवर्ड हो गया और यहाँ पे आउटवर्ड हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बायट्स-वेट लॉ। ओके, अब हम इससे आगे क्या करेंगे, बायट्स-वेट लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे
तो अभी इस लेक्चर में यहीं तक, बाय सावर्त लॉ। ओके।